अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन के अंतर्गत मेरे स्वयं के द्वारा बनाया गया हुआ जो विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव इसमें मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में पीएससी का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, व्यापम का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, लाइफ साइंस में सेट का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, आगे चलकर लेक्चरर बनना चाहते हैं, मतलब जो स्टूडेंट बायोलॉजी लेकर अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप बीएससी करिए, एमएससी करिए, बीएड करिए और आगे चलकर लेक्चरर बनने के लिए एग्ज़ाम दिलाएंगे, चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसमें पीजीटी का एग्ज़ाम दिलाएंगे, आगे चलकर सेट का एग्ज़ाम दिलाएंगे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, या नीट का तैयारी कर रहे हैं या फिर 12वीं बायोलॉजी में आप अधिकतम अंक लाना चाहते हैं, तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। क्लियर। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है, थ्योरिकल वीडियो है, उसका आप लोग पहले गहराई से अध्ययन करिए। उसके बाद ही कहना चाहिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। यहाँ पर कहना चाहिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में इनमें से किसका सेक्रेशन होना इम्प्लांटेशन को प्रमाणित करता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन मतलब अंतःरोपण। इम्प्लांटेशन का शाब्दिक अर्थ यह होता है, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में, ओहिडक्ट में अंडाणु की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। ये जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं लगभग 5 से 7 दिन तक, मतलब 1 सप्ताह के आसपास ओहिडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब में होती है। 1 सप्ताह बाद वो फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय मतलब यूटेरस में जाकर क्या हो जाती है, अंतःरोपित हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मनुष्य में इनमें से किसका सेक्रेशन होना इम्प्लांटेशन को प्रमाणित करता है। तो उत्तर है ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि मोरूला के बाद कहना चाहिए ट्रोफोब्लास्ट की क्या होती है, निर्माण होती है। और क्लीवेज और मोरूला के जस्ट बाद कहना चाहिए जब 16 कोशिकीय अवस्था की होती है तब वो गर्भाशय में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो सही उत्तर है बी, ट्रोफोब्लास्ट। आगे क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान कौन सी गुहा बनती है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कौन सी गुहा बनती है। तो आप लोग को पता होगा, भ्रूणी विकास के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहले क्लीवेज होता है, फिर मोरूला होता है, फिर ब्लास्टुला होता है, फिर गैस्ट्रुला होता है। क्लियर। तो मोरूला के बाद जैसे ब्लास्टुला होती है तो उसमें ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है, ब्लास्टोपोर आगे चलकर एनस का निर्माण करती है। ठीक है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला के दौरान कौन सी गुहा बनती है, तो आर्किनटेरान गुहा बनती है। कौन सी गुहा बनती है, आर्किनटेरान कैविटी। ये आर्किनटेरान कैविटी ही आगे चलकर आहार नाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मध्य कर्ण और यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, इन सब का निर्माण करती है। ठीक है। इनको विशेष रूप से कई बार पूछा जाता है, मतलब जो आर्किनटेरान गुहा होती है आगे चलकर किस आर्गन की निर्माण करती है। तो उत्तर में दिया रहता है आहार नाल, लेकिन आहार नाल के साथ में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो मूत्राशय है और जो मिडिल ईयर होती है, इन सब का निर्माण करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणी विकास के दौरान हार्ट, किडनी, टेस्टिस, ब्लड वेसिल, वर्टिब्रल कॉलम
इन सब का निर्माण किस लेयर से होती है? आप लोग को पता होगा भ्रूणी विकास के दौरान गेस्ट्रुलेशन के अंत में 3 लेयर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सबसे पहले एंडोडर्म लेयर की निर्माण होती है, ठीक है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी लेयर है जो इन सब ऑर्गनों का निर्माण करती है। तो उत्तर है मेसोडर्म, उत्तर है मेसोडर्म। क्लियर? इसका भी आप लोग यूट्यूब में विशेष रूप से अध्ययन कर सकते हैं। एक्टोडर्म से कई बार पूछने वाली एक क्वेश्चन है नीट में, व्यापम में, नर्वस सिस्टम का निर्माण कौन सी लेयर करती है? तो आपको ऐसा लगेगा कि नर्वस सिस्टम का निर्माण एंडोडर्म करेगा, लेकिन एंडोडर्म नहीं करती है, एक्टोडर्म करती है, ठीक है। एंडोडर्म तो कहना चाहिए अधिकांश जो एंडोक्राइन ग्लैंड से होती है उनके कुछ भागों का निर्माण करती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है एक्टोडर्म की व्युत्पन्न है, एक्टोडर्म के व्युत्पन्न है, तो उत्तर में है बी। हमारे जो टीथ होती है, टीथ के ऊपरी भाग जो वाइट होते हैं उसको इनामेल कहते हैं, इनका भी निर्माण, और अभी जस्ट आप लोग को बताया था नर्वस सिस्टम, इन दोनों का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से ही होता है। क्लियर? आगे है मानव भ्रूण को शुष्कन से बचाती है, मानव भ्रूण को शुष्कन से बचाती है। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव वीडियो में आप लोग को बताया था मानव में 4 प्रकार की कहना चाहिए एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली की संख्या 4, लेकिन एक जो योक सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन होती है वो अवशेषी होती है, लेकिन 3 सक्रिय होती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, इन तीनों का कार्य आप लोग विशेष रूप से देख लेंगे, ठीक है जी। जो एमनियन होती है उनका कार्य होता है ड्राई और प्रोटेक्शन। ड्राई मतलब शुष्कन, तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? मानव भ्रूण को शुष्कन से बचाती है, तो उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एमनियन मतलब सी, एमनियन सी। लेकिन एमनियन का एक ही कार्य नहीं होता है, इनका 2 कार्य याद रख लेंगे, ड्राई और प्रोटेक्शन। शुष्कन और एक कार्य होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरे लेयर का नाम होता है कोरियन, कोरियन का कार्य होता है प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन, कोरियन का कार्य होता है प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन। पहले वाले का कार्य है ड्राई और प्रोटेक्शन, एमनियन का। कोरियन का होता है प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन, सुरक्षा और पोषण। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण होती है एलेंटोइस, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस। एलेंटोइस 3 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, न्यूट्रिशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रेशन भी करते हैं। न्यूट्रिशन भी, रेस्पिरेशन भी, एक्सक्रेशन भी। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आता है भ्रूण का उत्सर्जन तंत्र या मूत्र नलिका किसको कहते हैं? तो उत्तर में होती है एलेंटोइस को। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मनुष्य में भ्रूणी झिल्ली, अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली की संख्या कितनी होती है? अभी आप लोग को बताया था अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली की संख्या होती है 4। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 सक्रिय है और 1 निष्क्रिय है, ठीक है। तो 4 को ही गिनना है, योक सैक, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण का मूत्राशय कौन सा अंग है? अभी आप लोग को जस्ट बताया था सी, एलेंटोइस, क्योंकि इसका कार्य एक्सक्रेशन होता है। एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन 3 कार्य कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं, प्रसव, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी, ठीक है जी। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा सी, पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा या प्लेसेंटा से। मतलब प्रसव के संकेत हमको पता करना है। कोई भी फीमेल है, गर्भावस्था में है, डिलीवरी के समय आ गई है, चाइल्ड बर्थ का समय आ गया है, मतलब 280 दिन के आसपास हो गया है, तो कहना चाहिए प्रसव के संकेत कैसे पता चलेंगे? तो उत्तर है सी, मतलब पूर्ण विकसित भ्रूण। भ्रूण क्या हो जाएगा? पूर्ण विकसित हो जाएगा। और प्लेसेंटा से, क्योंकि प्लेसेंटा से
रिलैक्सिन नामक हार्मोन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन भी होती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन कहना चाहिए पिट्यूटरी के पश्च भाग से होगा, और अपरा या प्लेसेंटा इनसे कहना चाहिए रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। और जो ऑक्सीटोसिन होती है वो कहना चाहिए गर्भाशय की दीवार में जो अनैच्छिक पेशियां होती है उनको संकुचित करती है। और अपरा या प्लेसेंटा से स्रावित होने वाली जो हार्मोन होती है रिलैक्सिन, वो कहना चाहिए योनि दीवार को क्या करती है, शिथिल कर देती है, फैलाने का कार्य करती है। तो संकेत यहीं से मिलेंगे, तो ऑप्शन सी। आगे है मानव अपरा किस प्रकार का होता है, मतलब मानव में जो प्लेसेंटा होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्राणियों में कहना चाहिए, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का अपरा पाया जाता है। इसको कहना चाहिए नीट में, व्यापम में कई बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है मानव में अपरा किस प्रकार की पाई जाती है, तो उत्तर है यहाँ पर बी, कोरियोनिक प्लेसेंटा। मानव में जो प्लेसेंटा पाई जाती है वो किस प्रकार की प्लेसेंटा है, कोरियोनिक प्लेसेंटा। इसको याद रख लेंगे आप लोग, कोरियोनिक प्लेसेंटा। ठीक है, यदि कोरियोनिक प्लेसेंटा नहीं रहेगा तो एक दूसरे आधार पर ये प्लेसेंटा होता है हीमोकोरियल, मानव कपी बंदर। मानव कपी बंदर, इनमें पाए जाने वाली प्लेसेंटा को या तो कोरियोनिक प्लेसेंटा नाम से याद रखिए, या फिर हीमोकोरियल, हीमो मतलब रक्त से बना हुआ है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, कोरियल मतलब कोरियोनिक से बना हुआ है। क्लियर। और यदि आपको जानना है जो गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, इन सब में किस प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है सिनडेस्मो, इसमें पाई जाती है सिनडेस्मो प्लेसेंटा, गाय बकरी भैंस में। ठीक है, यदि आपको जानना है मांसाहारी जंतुओं में जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उसमें किस प्रकार की पाई जाती है, तो उसमें याद रखेंगे एंडोथीलियो प्लेसेंटा। एंडोथीलियो प्लेसेंटा जो कार्निवोरा होती है, मांसाहारी होती है, उन जंतुओं में एंडोथीलियो प्लेसेंटा। क्लियर। एक होती है योक सैक प्लेसेंटा या फिर योक प्लेसेंटा। जो योक प्लेसेंटा होती है वो मेटाथेरियन मतलब कंगारू में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, कंगारू में। लेकिन प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन कई तरह से किया जाता है। एक किया जाता है विलाई की शेप और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, विलाई VILLI, विलाई के जो शेप होती है और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वितरण होती है, उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉन डेसिडुअस और एक होता है डेसिडुअस। एक होते हैं नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा और एक होते हैं डेसिडुअस प्लेसेंटा। डेसिडुअस प्लेसेंटा को 3 प्रकारों में बांट दिया जाता है। इसको याद रख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। विलाई के शेप एंड वितरण के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं, एक है नॉन डेसिडुअस और एक है डेसिडुअस। डेसिडुअस प्लेसेंटा को 3 प्रकारों में बांट देते हैं। 3 प्रकार में पहला होता है जोनरी, सेकंड होता है डिस्काइडल और तीसरा होता है मेटाडिस्काइडल। जोनरी, डिस्काइडल, मेटाडिस्काइडल, तीनों को उदाहरण से ही याद रख लेंगे। जोनरी का उदाहरण पाया जाएगा आपका कैट और डॉग में। जो बिल्ली होती है और जो कुत्ता होती है उसमें जोनरी प्रकार का होता है। और जो डिस्काइडल होता है वो रेट होती है, रेबिट होती है और बियर होती है। मतलब जो चूहा है, खरगोश है, और कहना चाहिए जो बियर मतलब भालू, डिस्कॉइड या डिस्कॉइडल। और एक होता है मेटाडिस्काइडल। मेटाडिस्काइडल में आप लोग याद रख लेंगे मानव है, कपी है, बंदर है। मेटाडिस्काइडल मानव, कपी, बंदर, मेटाडिस्काइडल। और डिस्काइडल में याद रख लेंगे रेट, रैबिट, बियर, चूहा, खरगोश, भालू। और जो जोनरी होती है उसमें याद रख लेंगे कैट मतलब बिल्ली और डॉग मतलब कुत्ता। ये कहना चाहिए डेसिडुअस प्लेसेंटा। इसको 3 प्रकार में बांटा गया और एक होता है नॉन डेसिडुअस। और जो मानव में पाई जाती है उसको याद रख लेंगे कोरियोनिक प्लेसेंटा, ठीक है, या फिर हीमोकोरियल प्लेसेंटा। उसके बाद आगे है कौन सी कथन गलत है। आगे है कौन सी कथन गलत है, तो यहाँ पर कहना चाहिए जो गर्भकाल की अवस्था होती है उनसे रिलेटेड कहना चाहिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन में दिया गया है 270 से 280 दिन,
और काऊ में दिया गया है 270 से 280, और यहाँ पर रेबिट में दिया गया है 50 से 70, और यहाँ पर एलिफेंट में दिया गया है 600 से 650 दिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सी कथन गलत है? तो यहाँ पर जो मानव है और जो काऊ है इनका सही है, क्योंकि कहना चाहिए 280 दिन, ठीक है। और जो एलिफेंट से होती है उनका कहना चाहिए 600 से अधिक होती है। तो यहाँ पर कौन सी कथन गलत है? तो यहाँ पर उत्तर है सी, मतलब खरगोश, क्योंकि खरगोश में कहना चाहिए जो गर्भकाल होती है वो लगभग 1 माह होती है, 30 दिनों के आसपास होती है। याद रख लेंगे, ह्यूमन और काऊ दोनों का एक समान होता है। और जो एलिफेंट होती है उनका सबसे अधिक होता है प्रकृति में, 600 से अधिक दिन तक होती है, ठीक है। इसी प्रकार से और क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेट होती है, चूहे होती है, उनमें गर्भकाल कहना चाहिए 20 से 22 दिन होती है। चूहे में कितने दिन होती है? 20 से 22। खरगोश में होती है लगभग 1 माह। और जो बकरी होती है, गोट, उसमें होती है लगभग 150 दिन, 150 दिन या 150 दिन। और जो डॉग होती है उनमें कहना चाहिए लगभग 2 माह, मतलब 60 दिन के आसपास गर्भावस्था होती है। तो यहाँ पर उत्तर है खरगोश। उसके बाद कहना चाहिए अगला क्वेश्चन है HCG और रिलैक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करते हैं? तो यहाँ पर कन्फर्म उत्तर है सी, अपरा प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होती है वही कहना चाहिए रिलैक्सिन हार्मोन का क्या करती है? सेक्रेशन करती है। ये अपरा क्या होते हैं वास्तव में? अपरा केवल कहना चाहिए मैमल्स में पाई जाती है, इसी कारण मैमल्स को प्लेसेंटेशन एनिमल भी कहा जाता है, अपराधारी जंतु भी कहा जाता है। ये अपरा फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस मैमल्स में नहीं पाई जाती है, केवल मैमल्स में पाई जाती है, और वो भी फीमेल में, मेल में नहीं पाई जाती है। ये कहना चाहिए भ्रूण और गर्भाशय, भ्रूण और गर्भाशय दोनों के बीच में कनेक्शन पाई जाती है, दोनों को जो जोड़ने का कार्य करती है उसी को प्लेसेंटा या फिर अपरा कहते हैं। क्लियर? अपरा बहुत महत्वपूर्ण आर्गन होते हैं, क्योंकि अपरा से कहना चाहिए कई हार्मोन सेक्रेशन होते हैं। एक होता है रिलैक्सिन, जो कहना चाहिए प्रसव हार्मोन होते हैं, प्रसव के समय कहना चाहिए जो वेजाइना होती है, योनि होती है, उनको कहना चाहिए फैलाने का कार्य करती है। उसी प्रकार से HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ये भी प्लेसेंटा से ही सेक्रेशन होती है। इसी की सहायता से कहना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। जब कोई भी फीमेल कहना चाहिए जब प्रेग्नेंट होती है तो ये जो प्लेसेंटा होते हैं जब 1 माह या फिर 35-40 दिन होते हैं, लगभग 1 से 35 दिनों के आसपास होते हैं प्रेग्नेंट हुए, तो जो प्लेसेंटा होती है HCG नामक हार्मोन का क्या करती है? सेक्रेशन करती है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट वाले जो किट होते हैं, जब कहना चाहिए जो फीमेल होती है उनके यूरिन को 2-4 बूंद इसमें कहना चाहिए हम लोग प्रविष्ट कराते हैं, तो वहाँ पर कहना चाहिए लाल मतलब रेड कलर की 2 लाइन बन जाती है। और यदि कहने चाहिए फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसमें HCG नामक हार्मोन उसमें नहीं रहेंगे। और ये जो प्लेसेंटा होते हैं इन हार्मोनों को छोड़कर एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन का भी कहना चाहिए कुछ मात्रा में सेक्रेशन कर सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रसव हार्मोन है? तो अभी आप लोग को बता रहा था, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन प्लेसेंटा से होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनका सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारे ब्रेन के जस्ट बगल में पाई जाती है, मस्तिष्क के आसपास पाई जाती है, एक छोटी सी आर्गन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसको 3 भागों में हम लोग विभाजित कर देते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। पश्च भाग से 2 हार्मोन बनेंगे, एक होते हैं वेसोप्रेसिन और एक होते हैं ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन का कार्य होता है किडनी नलिका में वाटर की मात्रा को एब्जॉर्ब करना। किडनी नलिका से ज़्यादा मात्रा में वाटर का हानि ना हो तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इसी कारण किसी मानव में वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है
तो वहाँ पर कहना चाहिए वाटर का किडनी नलिका में वाटर का एब्जॉर्ब कम होता है और ज़्यादा मात्रा में कहना चाहिए वाटर यूरिन के रूप में बाहर निकल जाती है। और दूसरा होता है रिलैक्सिन, ठीक है, ये दोनों कहना चाहिए प्रसव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का कहना चाहिए आजकल एक इंजेक्शन भी आते हैं, जो भी कहना चाहिए जो डेयरी फार्म के मालिक होते हैं, यदि कहना चाहिए उनके पास जो गाय है भैंस है, यदि उनके जो कहना चाहिए जो चाइल्ड होते हैं बड़े हो जाते हैं तो दूध देना बंद कर देते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा कर कहना चाहिए दूध प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए एनिमल के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ऑक्सीटोसिन से एक और प्रश्न बनते हैं, मतलब ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन, क्योंकि इसी ऑक्सीटोसिन के कारण ही कहना चाहिए जो माँ होती है और जो उनके जो शिशु होते हैं दोनों के बीच कहना चाहिए अपार प्यार बने रहते हैं। इसी कारण कहना चाहिए इनको लव हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण में हार्ट बीटिंग कौन से माह में शुरू होती है। मतलब ये कहना चाहिए भ्रूणी विकास के दौरान क्लीवेज होती है, मोरूला होती है, ब्लास्टुला होती है, गेस्ट्रुला होती है, 3 लेयर का निर्माण होंगे, फिर विभिन्न आर्गनों का निर्माण होंगे। तो यहाँ पर हमको पता है मानव फीमेल में जो गर्भावस्था होती है 9 माह की होती है, 280 दिन के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मानव भ्रूण में जो हृदय की धड़कन होती है कौन से माह से शुरू होती है। तो यहाँ पर उत्तर है सी, 6 मंथ, मतलब 6ठे मंथ से हार्ट बीटिंग की क्या होती है, शुरुआत होती है। और एक बार शुरुआत होने के बाद वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि हार्ट में कहना चाहिए कभी भी लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता है, हार्ट कभी भी नहीं थकती है और निरंतर हार्ट बीटिंग करती रहती है। यदि हार्ट बीटिंग बंद हुआ तब उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। क्लियर। मनुष्य के अंडे का परिमाण क्या है। फीमेल में कहने की जो एग होती है उनका आकार क्या है, ठीक है। तो इनके उत्तर है बी, 0.15 mm, 0.15 mm। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की दीवार से ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना क्या कहलाती है। गर्भाशय की दीवार से ब्लास्टोसिस्ट का जुड़ना क्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, सी, इनप्लांटेशन। उत्तर क्या है, सी, इनप्लांटेशन। क्योंकि आप लोग को मैं शुरू में बताया था इनप्लांटेशन मतलब जो भ्रूण होती है फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की दीवार में जाकर क्या हो जाती है, रोपित हो जाती है। तो कहना चाहिए यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट सेल ही बना रहता है और ये ब्लास्टोसिस्ट से आगे चलकर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 याद रखेंगे, एक होता है इनप्लांटेशन को भी याद रख लेंगे। इनप्लांटेशन होता क्या है वास्तव में, तो जो भ्रूण होते हैं क्लीवेज मोरूला के समय 1 सप्ताह बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, अभी भ्रूण नहीं बना है, ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है, उसी को इनप्लांटेशन कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब मानव प्रजनन या मानव जनन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलकर जो अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, ये मेरे द्वारा स्वयं बनाया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन विभिन्न वर्षों में नीट में, व्यापम में, पीएससी में, अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि कहना चाहिए हम लोग थ्योरिकल पढ़ाई का अध्ययन तो कर लिए हैं, लेकिन आप आगे चलकर नीट दिलाएंगे, व्यापम दिलाएंगे, पीएससी दिलाएंगे, नेट दिलाएंगे, सेट दिलाएंगे, तो आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेगा। तो आप लोगों को विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का उस चैप्टर में विषय पकड़ अधिक से अधिक होगा। यदि आप केवल थ्योरिकल को ही पढ़े हैं
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी नहीं किए हैं और डायरेक्ट आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये सब थ्योरी में दिया ही नहीं है, मैं तो इन सब को पढ़ा ही नहीं हूँ। ठीक है, तो आप कहना चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव, इनका आप लोग डेली कम से कम 2 या 3 वीडियो का अध्ययन करिए। आप लोग 10वीं के बाद यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, बायोलॉजी में लेक्चरर बनना चाहते हैं, लाइफ साइंस में नेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, बॉटनी या जूलॉजी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, JRF में जाना चाहते हैं, तो आप 11वीं से ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और 11वीं में रहते ही आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो का अध्ययन करिए। आपको विशेष रूप से लाभ पहले तो 12वीं बायोलॉजी मिलेगा। 12वीं बायोलॉजी में मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपका अंक 95 के आसपास ही रहेंगे। आपका अंक 90 मतलब 90 और 95 या फिर 95 से ऊपर भी ला सकते हैं, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट हैं वो 98 तक नंबर लाए हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट में 12वीं में 98 तक नंबर लाए हैं। तो उस समय तो मेरा यूट्यूब चैनल बना नहीं था, केवल मैं क्लास में पढ़ाया था। तो अभी के समय में मेरा यूट्यूब चैनल बन चुका है और लगभग 12वीं का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को निरंतर देखते रहिए, आपको विशेष रूप से आज नहीं तो कल लाभ ज़रूर होगा। आप सबको पता होगा जो कर्म होता है, जो मेहनत होता है, उनका फल बहुत ही मीठा होता है। यदि तत्कालिक आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप भविष्य में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाएंगे, चाहे आप लेक्चरर बनना चाहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहेंगे, तो उस समय आपको लाभ विशेष रूप से मिलेंगे। क्लियर? तब तक के लिए आज के लिए केवल इतना ही। आगे हम लोग अगली वीडियो लेकर आएंगे। अगली चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ठीक है जी, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।